है आपका करियर मित्रा के YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, घटना चक्र का समराइज्ड वर्जन हम लोग देख रहे हैं, पर्यावरण को बिल्कुल जीरो से। मतलब अगर आप लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिए, हर एक चीज यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है। घटना चक्र का समराइज पीडीएफ का मतलब ये है, जो ओरिजिनल घटना चक्र की बुक है 2025 की, उसको समरी फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है और एकदम शॉर्ट में लेके आए हैं। सिर्फ 80 पन्नों के अंदर ये कंप्लीट बुक है। अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था, चाहे समीक्षा अधिकारी या फिर यूपी पीसीएस 2025, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी समरी पीडीएफ के थ्रू आए थे। अगर आपके पास ये समरी पीडीएफ होगा तो आप निश्चित ही बहुत बेहतर करोगे समीक्षा अधिकारी 2026 और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2026 की परीक्षाओं में। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने जो कवर अप किया था वो कार्बन चक्र तक था। आज हम जल चक्र के संदर्भ में सारी चीजों को यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। जितने भी फ्री पीडीएफ रहेंगे वो सब उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी अपकमिंग टारगेटेड रहेंगे, ठीक है, टारगेट्स जो आपको डेली बेस पर प्रोवाइड किया जा रहा है यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए, उसका भी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको क्या कुछ पढ़ना है। अगर आप लोग ओरिजिनल बुक से चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज समरी पीडीएफ बेहतरीन है। रीजन कि आप कम से कम 30 से 35 बार कंप्लीट रिवाइज कर पाएंगे सारी चीजें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। चक्र की बात करें या फिर वाटर साइकिल की बात करें तो इसमें जो है सौर विकिरण, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है। रीजन बीइंग कि जब सूरज की रोशनी किसी भी वाटर बॉडी पर पड़ती है तो वो उसको इवेपोरेट करती है, यानी कि वाष्प में बदलती है, और वही फिर बाद में बादल के रूप में हमें देखने को मिलता है और वो बरसता है। उसके बाद फिर जो पानी है वो वापस पृथ्वी पर आता है। तो ये पूरा एक साइकिल है और इसी के तहत जो है ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। सो सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है, जो अभी हमने बात आपको बताई। वायुमंडल में नमी ये बारिश की मात्रा का निर्धारण करती है, यानी कि जितनी ज्यादा नमी होगी वैसी ही बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम बात करें कि सौर विकिरण, इसके द्वारा बर्फ का द्रवीकरण किया जाता है, यानी कि जो बर्फ जो ठोस के रूप में होता है वो किसमें, लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। जैसे ग्लेशियर वगैरह आप देखते हो तो ग्लेशियर पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब वो वाटर में कन्वर्ट होती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और वही जो है आपका नदियों में आती है और नदियां जो है पानी अपने साथ लेके आती हैं, जिससे कृषि पॉसिबल हो पाती है और उसके आसपास जो है लाइफ सरवाइव कर पाती है। ठीक है। सो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, सोलर रेडिएशन की वजह से। जल चक्र यानी कि हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है, यानी कि जो वाटर साइकिल है ये हाइड्रोस्फीयर में जल की जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उन सबको ये यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अच्छा, पौधों द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है, तो जल चक्र जो है वो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ऑब्वियस सी बात है, बिना पानी के तो कोई भी चीज सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है। ऑलमोस्ट जितनी भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जिनके अंदर जीवन है, वो तभी सरवाइव कर सकते हैं जब उन्हें जो है पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा। अगर आप पौधों को पानी नहीं डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सूख जाएंगे। जब पौधे सूख जाएंगे तब उससे जो फल निकलते हैं, ठीक है, या उससे जो खाने के अलग अलग सामान निकलते हैं, तो वो सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। फिर लाइफ कैसे आगे सरवाइव करेगी। सो पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं और भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। सो पौधों के जो मूल रोम होते हैं, कभी आप किसी पौधे को उखाड़ कर देखिएगा, उसकी जो जड़ें होती है वहीं से पानी को वो सोखते हैं और उससे ही जो है पौधे क्या होते हैं, जल को ग्रहण करते हैं। ठीक है। अच्छा, सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। मतलब एक जगह से किसी प्लांट को उखाड़कर दूसरी जगह अगर प्रतिरोपित किया जाता है, उस मोमेंट पर उसके जो मूल रोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब उसके वो चीजें जो जड़ के अंदर होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इसीलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती। आगे बात करें मूल रोम, मृदा में उपस्थित जो मृदा विलयन है, यानी कि सॉइल सॉल्यूशन है, इसके संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं, जो भी हमने बात करी। मूल रोम में कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूल रोम में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। इसके कारण इनमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है और पेक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। तो पेक्टिन ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से पौधों के जो मूल रोम होते हैं वो मृदा यानी कि सॉइल के साथ चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति
पारगम्य कला यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ठीक है, सो मूल रोम की जो कोशिका भित्ति है ये अभी हमने देखा सेलुलोज की बनी होती है और ये परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में जब उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, यदि जल ही मतलब जल्दी से जल्दी उसमें वापस जल से जो है इरिगेट ना किया जाए, सिंचाई ना की जाए, तब मृदा विलयन की सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाती है और जब वो सांद्रता बढ़ जाती है तब मूल रोम जल का अवशोषण नहीं कर पाते, उन्हें उस चीज में कठिनाई होती है जिसकी वजह से पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मुरझा जाती हैं। चलो, ये तो बात हो गई, हमने बात करी किसकी, हमने जल चक्र की बात करी, हमने सोलर रेडिएशन की बात करी जिससे कि पूरा जो वाटर साइकिल है वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी कि पौधे किस तरीके से जल का अवशोषण करते हैं। अगर फर्टिलाइजर ज्यादा यूज किया जाएगा तब मृदा सॉल्यूशन यानी कि अगर हम कहें सॉइल सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और पौधों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्व कर पाए, जिसकी वजह से वो सूख जाते हैं। या फिर एक जगह से किसी प्लांट को निकाल के दूसरी जगह उसको अगर प्रतिरोपित किया जाएगा, मतलब दोबारा से लगाया जाएगा, उस मोमेंट पर बहुत सारी जो उसके मूल रोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से भी क्या होता है, पौधों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एटमॉस्फेयर यानी कि बात करते हैं किसकी, वायुमंडल की। सो वायुमंडल में अगर हम बात करें तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है तत्व। ठीक है, सो ये वो पदार्थ होते हैं जो साधारण रूप में होते हैं जिसे रासायनिक या फिर भौतिक विधियों द्वारा आगे उप विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब ये बेसिक एलिमेंट है, इसको फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम यौगिक की बात करते हैं फिर कंपाउंड की बात करते हैं तो वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो दो या दो से ज्यादा तत्व उस जिसके अंदर जो है रहते हैं एक पर्टिकुलर मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन में, फिक्स्ड रेशियो में उसके साथ रहते हैं और एक यौगिक बनता है। मतलब सबसे पहले तत्व आता है, तत्व के बाद क्या होता है, यौगिक, यानी कि अलग अलग जो वो होते हैं आपके तत्व होते हैं उनसे मिलके एक यौगिक बनता है। इसके बाद मिश्रण की बात करें, सो मिश्रण और यौगिक में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि ये तो सही बात है कि मिश्रण में भी दो या दो से ज्यादा तत्व मिलेंगे तभी एक मिश्रण बनेगा, सेम चीज यौगिक में भी, लेकिन यौगिक में जो उनका अनुपात है वो स्थिर रहता है। ठीक है, जो तत्व हैं किस रेशियो में मिलाए जा रहे हैं वो फिक्स रहता है। जबकि जब हम मिश्रण की बात करेंगे तो इसमें जो है ये चीज नहीं होती। ठीक है, मिश्रण में क्या होता है, ये ऐसा पदार्थ होता है इसमें दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक किसी भी अनुपात में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी कंपोजिशन में मिले होते हैं। ठीक है, मतलब उसका फिक्स नहीं होता कि कितने एलिमेंट मिले होंगे या फिर कई सारे यौगिक मिलके भी मिश्रण बनाते हैं। सो ये बात हो गई। इसके बाद यहां पर हम वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर की अब बात करते हैं। सो एटमॉस्फेयर क्या है, अलग अलग गैसेस का एक मिक्सचर है। ठीक है, अब यहां पर पृथ्वी के परितः अगर हम बात करें जो जितनी भी गैसें हैं जो कि कुल मिला के वायु बनाती हैं, ठीक है, वही क्या है, हमारा वायुमंडल है। यानी कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं। ठीक है, उन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है, हमारा वायु बनाता है। ठीक है, वायु उससे बनती है, या फिर हम कहें तो वायु के अंदर अलग अलग गैसेस मिली होती हैं और वही क्या है, आपका वायुमंडल है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब यहां पर ये टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें हैं, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका तकरीबन 78% है। ठीक है, इसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करें तो तकरीबन 21 समझ लीजिए 21 है। ठीक है, 20.94 तो यानी कि 21। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन गैस जो है 9.934% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0407% है। नियॉन की बात करें सो 0.0018% है। हीलियम की बात करें तो ये आपका 0.0005। अब ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि ऑर्गन की क्वांटिटी ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आपका हीलियम। सो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्टॉन, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, फिर हाइड्रोजन, और उसके बाद सबसे आखिरी में आता है आपका जिनॉन। तो ये कंपोजिशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कितनी क्वांटिटी में कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में है, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं स्वपोषी पेड़ पौधे। स्वपोषी का मतलब क्या हो गया कि जो खुद से अपने लिए भोजन बना पाए, ठीक है। सो ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि पेड़ों का काम क्या है, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किस लिए करते हैं, पर्पस क्या होता है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वनों के महत्व की बात करें तो वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े भी कहा जाता है, कि ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, या फिर हम कहेंगे हर एक पेड़ ही ऑक्सीजन जनरेट करता है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ये जो है पृथ्वी के फेफड़े भी इनको बोला जाता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखना ये तो वनों का ही काम है। सड़कों के किनारे जो हरे वृक्ष होते हैं या फिर हरे वृक्षों की जो कतारें होती हैं, इसको ग्रीन मफलर भी कहा जाता है, ये ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं। आगे बात करते हैं अमेज़न वन की, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अमेज़न जो फॉरेस्ट है ये कितने मतलब कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है और कितनी कंट्रीज में ये फैला हुआ है, अमेज़न फॉरेस्ट। सो अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जो कि आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न और उसकी सहायक नदियों के बेसिन में लोकेटेड है। वायुमंडल में उपस्थित कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% जो है वो अमेज़न फॉरेस्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। मतलब ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि लगभग 20% ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से निकलती है, अमेज़न फॉरेस्ट से। सो अमेज़न फॉरेस्ट को ग्रह का, यानी कि हम कहें तो पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे कि रेडॉन की बात करें तो रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है और शुष्क वायु में इसकी मात्रा लगभग नेग्लिजिबल है, नगण्य होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्यावरण सुरक्षा की। अब देखो पर्यावरण सुरक्षा की बात करें, सबसे पहले ये पॉइंट देख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। सबसे पहले प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण क्या है आप सबको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग वैसे भी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। स्पेशली इंडिया की बात करें तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये बेहद खतरनाक है पॉल्यूशन। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो आज हम चीजें यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको इस तरीके से यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बच पाए। सो पर्यावरण सुरक्षा के लिए लाभप्रद है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतः संबंधित है या फिर अंतः संबंध रखते हैं, ठीक है। मतलब बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रख पाए। इसके बाद पर्यावरणीय सकारात्मक पहलू से संबंधित धारणीय विकास है और कागज के थैलों का यूज है। जितना ज्यादा हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे उतना ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए सिचुएशन। पर्यावरणीय नकारात्मक पहलुओं से संबंधित ये वातानुकूलन और गरीबी कम करना, ठीक है। सो ये नकारात्मक पहलू हैं इसके कि अगर आप एसी वगैरह यूज करोगे तो ये जो है निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा हमारे एनवायरनमेंट पे। अच्छा, गरीबी कम करने की बात करें तो इसका इफेक्ट जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही हो सकता है। गरीबी का पर्यावरण से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये भी चीज यहाँ पर याद रखनी है। रिलेशन नहीं है, दैट डजंट मीन कि गरीबी कम करना जो है पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंस में है, पर्यावरण के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव गरीबी की वजह से होते हैं। इसका एक एग्जांपल समझिए, सपोज करिए कि आपके एरिया में सारे लोगों के पास खूब पैसा आ जाए, सब लोग बहुत अमीर हो जाए, तब वो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे मार्केट से एसी परचेस करेंगे, ठीक है, और वो सारी लेविशनेस की चीजें जो है वो यूज करेंगे जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। वहीं अगर आप बात करो ट्राइबल सोसाइटी की जो कि जंगलों में रहते हैं, तो वो टोटली जंगलों पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अब वो जंगलों पर ही डिपेंडेंट है का मतलब क्या है कि भैया वो जंगल से जितना मिलता है उतना ही वो यूज करते हैं और पेड़ों को वो अपना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस तरीके से वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो गरीबी है
वो उसका एक हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट। वही निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, अगर बहुत पैसे वाले लोगों को आप देखोगे तो वो अपनी लाइफ को और बेहतर और आराम पसंद बनाने के लिए चीज़ों को करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता है। बट यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर लोगों के पास पैसा हो, पर्याप्त पैसा हो, तब लोग क्या होगा, जैसे अगर गरीबों की बात करें तो वो क्या करेंगे, अपना चूल्हा जलाएंगे, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी यूज़ करेंगे, उससे पॉल्यूशन फैलेगा। लेकिन अगर उनके पास इतना पैसा हो कि वो एलपीजी वगैरह यूज़ कर सकें, ठीक है, तब वो क्या करेंगे, लकड़ी जलाना बंद कर देंगे। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा एनवायरनमेंट के लिए। इसीलिए अभी हमने देखा था कि एनवायरनमेंट का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पे। इसके बाद आगे बात करते हैं पर्यावरणीय अपकर्ष की, ठीक है। सो पर्यावरण अपकर्ष क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि निम्न का क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। मतलब इन चीजों का जब क्षरण होगा यानी कि डिग्रेडेशन होगा, घटना शुरू होंगी, इनका विनाश होगा, जैसे कि प्राकृतिक आवास का विनाश हो, जैव विविधता की हानि हो और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो, उसकी वजह से क्या होगा, पर्यावरण को बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा निगेटिवली, ठीक है। सो पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित दोनों तरीके से हो सकता है। अगर हम बात करें कि प्राकृतिक किस सेंस में, सो अगर मान लो कहीं फ्लड आ गया, ठीक है, या फिर कुछ ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या फिर तूफान आया जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, तो जैव विविधता को वहां पर हानि होगी, ठीक है। जो नेचुरल हैबिटेट है उसको भी मतलब इम्पैक्ट करेगी वो चीज। सो ये बात हो गई आपकी पर्यावरणीय अपकर्ष की। इसके बाद अपक्षय की बात करें, सो ज्योग्राफी का ये एक तरीके से पार्ट है, बट यहाँ भी हम इसको देख लेते हैं। अपक्षय क्या है कि इस क्रिया में चट्टाने जो होती हैं वो टूट फूट जाती हैं, और जिसके तहत चट्टाने जो है विघटन और वियोजन द्वारा ढीली पड़कर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं, ये होता है अपक्षय, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट जो कल हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग धारणीय विकास के संदर्भ में बात करेंगे और 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको देखेंगे और उसके संदर्भ में और सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेस पर हम आपको एक टारगेट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टारगेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहिए। ये पीडीएफ परचेज करना चाहें तब आप 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिए। और मेरा आपको सजेशन है कि अगर 2026 पीसीएस प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं फिर समीक्षा अधिकारी, तब ये पीडीएफ आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर आपने हमारे कोर्स में एनरोल कराया जिसका फीस सिर्फ 1500 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको 11,000 एमसीक्यू मिलेंगे, ये सारे पीडीएफ मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, और बहुत कुछ उसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो कि उन 11,000 क्वेश्चन से अलग हटके होंगे, ठीक है। सो आप ये समझिए कि एक होलिस्टिक तैयारी आपकी हो जाएगी और किसी भी हालत में प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। बाकी आप लोग साथ में बने रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप अगर पीडीएफ ना भी परचेज करें, कोर्स में एनरोल ना भी करवाएं, तब भी ये वीडियोस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।